नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम पहला प्रश्न क्या दे रहे हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने इसका प्रश्नावली 1.1 से पहले जो बेसिक वीडियो था, अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज हम इसका जो पहला प्रश्न है, इसको पहला प्रश्न हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, जैसे 2/3, 4/7, 8/9 या 9/8। और अपरमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2 होता है, √7 होता है, √11 और भी होती हैं, जैसे कि 0.010000 यानी अनापसान्य आवृत्ति जो संख्या होती हैं वो भी अपरमेय की परिस्थिति में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों कि अपरमेय संख्याओं की जोड़ घटाना जब करते हैं तो हमें उनके किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारे बुक में लिखा हुआ है कि जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाना करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और एक पर अपरमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर यानी 0 परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल करते हैं। यानी जब किसी भी हमारे पास एक अपरमेय संख्या होती है, अगर हम अपरमेय संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं, यदि हम दो अपरमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परमेय या अपरमेय कुछ भी हो सकता है। यानी यदि हमारे पास दोनों संख्याएं अपरमेय हैं तो हो सकता है कि हमारे पास परमेय प्राप्त हो जाए या हमें अपरमेय ही प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब एक परमेय हो एक अपरमेय हो तब हमारा जो परिणाम रहता है वो हमेशा अपरमेय में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला सवाल है, हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने लिख लिया है, इन सवालों को मैंने लिख लिया है। पहला सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, पहले सवाल में कहा गया है कि 2 - √5 हमें बताना है कि ये संख्या कैसी है, परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो मैंने इसे हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे अपन सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व डाल लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है 2, तो 2 क्या है दोस्तों, 2 एक परमेय संख्या और √5 क्या है, हमारी एक अपरमेय संख्या है। जब परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। जब दोस्तों क्या करेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मैं हम लोग परमेय संख्या में से जब हम अपरमेय संख्या घटाते हैं, क्या करते हैं, अपरमेय संख्या घटाते हैं तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें परिणाम अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय आंसर। ठीक है, उन्होंने यही तो पूछा था अपरमेय है या अपरमेय है। और अभी हमने तीनों बिंदुओं को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो बताया गया था कि जब परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को घटाया जाता है तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में देखो 3 + √23 और ये प्लस का √23 है और ये माइनस का है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की, मान लो मैंने इसको कोष्टक से बाहर निकाल लिया 23, ये माइनस का √23। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के √23 में से माइनस का √23 जाएगा, क्या ये कट जाएगा। ये हमारे पास कितना प्राप्त होगा, हमारे पास 3। क्या प्राप्त होगा, 3। और 3 कैसी संख्या है दोस्तों, 3 एक परमेय संख्या है। कैसी है, 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तीसरे में आ जाइए, सॉल्व। तीसरे सवाल में क्या लिखा है, तीसरे सवाल में लिखा है 2/√7। सॉरी, ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, सवाल थोड़ा गलत हो गया है। इसमें 2/2 नहीं, ये 2/7 था। क्या था, 2/7 क्या था, ये लिखा था सवाल 2/7। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें √7 है इसके बटे में। तो जब हम अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या भाग करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या भाग करते हैं तो हमें परिणाम परमेय संख्या या अपरमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो जब √7 से √7 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या परिणाम मिलेगा, तो हमें 2/7 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2/7। और यह क्या है, एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, यह एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1/√2। तो एक तो हमारी परमेय मान लेते हैं और √2 क्या है, अपरमेय। जब अपरमेय का भाग परमेय में करेंगे तो क्या होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या। कैसी होगी दोस्तों, अपरमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आंसर। पाँचवा क्या कह रहे हैं, पाँचवें कह रहे हैं
2 पाई, क्या कह रहे हैं 2 पाई। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पाई क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जब अपरिमेय संख्या गुणा हम परिमेय संख्या में करेंगे तो क्या होगा, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ 4.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें जो पहला सवाल दे रहे हैं 3 + √3 और दूसरे कोष्ठक में 2 + √2, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या दे रहा है 3 + √3 और 3 - √3। दोनों को मैंने लिख लिया है। इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, हम इन दोनों को हम हल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, पहले प्रश्न में देखो दोस्तों इसमें कोई सूत्र तो बन नहीं रहा है, नहीं बनना है। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं। क्या का चिन्ह मानते हैं दोस्तों, गुणा का। तो क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे इस पहले वाले पद में, 3 गुणा होगा इस पहले वाले पद में। तो 3 का गुणा होगा 2 + √2 में। अब क्या होगा, अब प्लस के 3, अब √3 के 3 गुणा होगा इस वाले दूसरे वाले कोष्ठक में। तो प्लस का √3 का गुणा होगा इसमें 2 + √2। जब इसका हम करें इसमें गुणा, तो 3 गुणा होगा 2 में कितना है 3 दूना 6, 3 गुणा √2 में आएगा तो ये आएगा 3 √2 प्लस, और √3 गुणा करेंगे 2 में तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 √3 और प्लस। अब जब हम अंडूड का अंडूड में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, तो 6 किसके अंदर आएंगे, अंडूड के अंदर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम देख सकते हैं कुछ जुड़ रहा है घट रहा है, तो देखो इसमें कोई भी जुड़ घट नहीं रहा है, नहीं घट रहे हैं। इतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ डालेंगे सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 3 + √3 और दूसरे कोष्ठक में लिखा है 3 - √3। तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा सूत्र, पहले कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था a² - b²। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वही हम इसमें लगा देंगे। इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो क्या होगा, इसको a माना तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9 माइनस, और जब √3 × √3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। कितना आएगा 3। तो जब 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा दोस्तों 6। कितना आ जाएगा 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कौन सा है, तीसरे सवाल में कहा गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। और चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं 5 - √2 और 5 + √2। देखो दोस्तों इसमें भी हम लगा सकते हैं, जो सूत्र हमने ऊपर लगाया था इसमें भी लगा देंगे। पहले कोष्ठक में माइनस, दूसरे कोष्ठक में a + b, यानी a² - b² का इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने लिख लिया है। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर बोलना है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर हमने लगा देंगे, क्या होगा a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2। इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर बोल देंगे a² + b²। सूत्र क्या होता है प्लस का 2ab, a की वैल्यू √5 गुणा b की वैल्यू √2। तो इसमें क्या होगा √5 × √5 करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस √2 × √2 करेंगे कितना आएगा 2 प्लस, ये कितना रहेगा 2 का 2। और जब √5 गुणा होगा √2 में तो क्या आएगा 5 दूना 10, ये आएगा √10। इसमें कुछ जुड़ घट रहा है, हाँ जुड़ रहे हैं, तो 5 और 2 जुड़ जाएगा। कितना आएगा 5 + 2, 5 और 2 7 हो गया, 5 + 2 √10। ये मत करना दोस्तों कि 5 और 2 7, 7 2 9, नहीं, ये अंडरूट के साथ संख्या है दोस्तों। क्या है अंडरूट के साथ, तो ये अपर में मानी जाएगी और ये क्या मानेगी पर में। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना ही हमारा आंसर। ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें a पहले क्वेश्चन में a - b, क्वेश्चन में +b, तो इसमें क्या लग जाएगा सूत्र, वही वाला सूत्र लग जाएगा a²। इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, यानी पहले कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। तो फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा a² - b² यानी √2 का स्क्वायर। जब √5 × 5 करेंगे 5 आएगा, माइनस √2 × 2 करेंगे 2 आएगा, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 3। कितना हो जाएगा हमारा यही आंसर। ठीक है। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, तीसरे प्रश्न में इसमें कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक परिधि वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है।
इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझा दूँ, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने कहा गया है कि पाई बराबर उसमें लिखा है, क्या लिखा है, C/D, क्या लिखा है, C/D। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने पाई एक अपर में संख्या है तो हमने ये कैसे लिख दिया कि पाई बराबर C/D लिखा है, तो क्या इसका अंतर्विरोध करता है। देखो दोस्तों, पाई तो एक अपर में संख्या होती है। अब वो देखो ऐसे मान लो ये पाई एक अपर में संख्या है, तो अपर में संख्या के बराबर में हमने लिख दिया C/D। तो ये एक परमेय संख्या तो हो नहीं सकती, ये परमेय संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि अपरमेय के बराबर में परमेय कभी होती नहीं है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकती। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परमेय संख्या, जैसे मान लो कोई भी परमेय संख्या P/Q होती है, क्या होती है, P/Q होती है। तो जैसे मान लो P/Q होती है, तो अब ये परमेय संख्या P/Q है, अब जिसमें अब उन्होंने कहा है कि पाई के बराबर में C/D लिखा है, तो इसके जो आप परिभाषित कर रहे हैं पाई बराबर C/D, तो अंतर्विरोध करते हुए प्रकट होता है कि पाई अपरमेय है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हमें ये बताना है कि जो पाई के बराबर में C/D लिखा है क्यों लिखा है, या ये जो पाई है ये परमेय संख्या किस क्यों है। तो जैसे मान लो हमने मान लिया कि P/Q एक परमेय संख्या, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/√2। तो एक तो परमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरमेय, यानी इसका Q क्या हो सकता है, इसका Q होगा एक अपरमेय। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि अगर हम इसके रूप में लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि C या D, क्या लिखेंगे हम इसमें लिख देंगे C या D में से कोई एक अपरमेय है। क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे C या D, C या D में से कोई एक अपरमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, कोई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, C या D में से कोई एक अपरमेय संख्या है, इसीलिए इसे परिभाषित हमने किया है। ठीक है, तो अब उसने कहा था इसका अंतर्विरोध, तो उसने ये भी कहा था कि इसका अंतर्विरोध करता हुआ प्रकट होता है, तो हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ नहीं सॉरी नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। तो इसका अंतर्विरोध हम प्रकट नहीं होता है, नहीं अंतर्विरोध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज टाइप का है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आपको इतना याद रखना है कि पाई के बराबर में जो हमने C/D लिखा है, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि C या D में से कोई भी एक संख्या क्या है, अपरमेय है, तभी ये पाई के बराबर में लिखा गया है ऐसे। ठीक है, अब लगाते हैं अपन अगला सवाल। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथे प्रश्न में कहा गया है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें पटरी, प्रकाल, क्या होगा, पटरी, प्रकाल, पेंसिल और चांदे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ले लीजिए और इनकी हमें आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखा है √9.3। तो हम क्या करेंगे कि पटरी से इसमें क्या करेंगे, आपको स्केल आप देख रहे होंगे, तो स्केल में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे क्या है, ये 9 है, क्या है 9। तो 9 के और 10 के बीच में क्या होता है, मिलीमीटर होता है, क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसके बीच में क्या है 9, इसमें लिखा होगा 9 के 1 2 3, और तो हमें क्या करना है 9.3। तो हम क्या करेंगे, पट्टी से 9.3 तक रेखा खींच के क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम एक रेखा खींचते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें 0 से, क्या करेंगे 0 से हमने रेखा खींच दी कहाँ तक, 9.3 तक, कहाँ तक, 9.3 तक। ठीक है दोस्तों, 9.3। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें 9.3 से थोड़ा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी 10.3। तो एक बिंदु हम रखेंगे 10.3 पर, क्या रखेंगे 10.3, और इसे हम इससे 9.3 से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कर लिया। ठीक है, और इसे आप चाहें तो आप इसे आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हम मान लेंगे बिंदु A, इसको हम मान लेंगे जो हमारा 9.3 था इसको मानेंगे बिंदु B, और जो 10.3 था इसको मान लेंगे बिंदु C, और ये रेखा हमने आगे तक बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, अब हमें लेनी है एक प्रकार का, लेनी है प्रकार। अब प्रकार लेने के बाद क्या करना है दोस्तों हमारे पास, तो हमने A से लेके B तक हमारी कितनी दूरी थी, 9.3। ठीक है, इससे हमने खींचा था 9.3, और ये C क्या थी 10.3। तो अब हम क्या करेंगे, A से C का क्या करेंगे हम, A और जो C है
AC रेखा का क्या निकालेंगे दोस्तों, हम अर्धक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धक। तो अर्धक कैसे निकलता है, कोई भी रेखा है उससे आधे से ज़्यादा चाप ले लो, हम इसमें आधे से ज़्यादा चाप ले लेंगे। आधे से चाप क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर रखेंगे बिंदु C पर। क्या करेंगे, बिंदु C पर रख दिया। बिंदु C पर रखने के बाद हम यहाँ पे एक चाप काट देंगे। क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे चाप काटेंगे और यही प्रकार रखेंगे हम बिंदु A पर। किस पर रखेंगे, बिंदु A पर। एक चाप हम यहाँ पर इस पे काट देंगे। अब यहाँ पे काट नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, C पर रख कर, इस पर रखकर हम इसको ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे काट रहा है। अब यही थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस नीचे की तरफ करेंगे। क्या करेंगे, नीचे की तरफ ऐसा एक नीचे की तरफ करेंगे और ऐसा यहाँ पर कैसे पे रखेंगे, A पर, इसको हम ऐसा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो हम एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम आपस में मिला देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इन्हें हम पटरी से मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, आपस में मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको हम मान लेंगे बिंदु O। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम बिंदु O। अब क्या करना है दोस्तों, हमें एक अर्धवृत्त बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा केंद्र O है तो हम O पर, हमारे जो प्रकार है, प्रकार की नोक को हम रखेंगे O पर। किस पर रखेंगे, O पर, O पर, O पर। और जो पेंसिल नोक होगी इसको रखेंगे बिंदु C पर। किस पर रखेंगे, बिंदु C पर। ठीक है दोस्तों, अब इस पर प्रकार की नोक केंद्र O पर रखेंगे और इसकी पेंसिल की नोक केंद्र रखेंगे C पर। इसको हम क्या करेंगे, घुमाकर एक अर्धवृत्त बना देंगे। क्या कर देंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे। क्या कर देंगे, एक अर्धवृत्त बना देते हैं। क्या कर देते हैं, हम एक अर्धवृत्त बना दिया। क्या कर दिया, अर्धवृत्त बन गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर O को केंद्र मानकर यहाँ पे क्या किया, हमने एक अर्धवृत्त बना दिया। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, हमारे जो बिंदु B थी यहाँ पर 9.3 था, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने चांदी की नुक को रखेंगे। क्या करेंगे, चांदी की, जो चांदी का केंद्र रहता है, ये चांदी का केंद्र, चांदी के केंद्र को हम इस पर रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक 90 अंश का कोण बना देंगे। क्या कर देंगे, इसे हम इस पर रखेंगे और 90 अंश का कोण बना देंगे। क्या कर देंगे, इस पर रखकर हम 90 अंश का कोण बना देंगे। इस पर रखकर हम क्या करेंगे, इसे 90 अंश का कोण बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो बिंदु B है और जो हमारा अर्धवृत्त यहाँ पे काट रहा है, इसको हम मान लेंगे P। क्या मान लेंगे, इसको D मान लो आप, D चाहे तो आप D मान लो, इसको मैंने मान लिया D। तो B से D तक, तो B से D तक जो दूरी है दोस्तों हमारी, ये कितनी है, ये B से लेकर D तक, तो ये दोस्तों हमारी निकली है √9.3। कितनी निकली है, √9.3। अब ये तो हमें पता चलेगा BD हमारी √9.3, हमें दर्शानी है संख्या रेखा पर। किस पर, संख्या रेखा पर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रकाल है, तो हम प्रकाल को, इसको क्या करेंगे, चाप ले लेंगे BD। क्या लेंगे हम, BD चाप ले लेंगे। ये हमारा जो बना है 90 अंश का कोण इसके ऊपर, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसका चाप ले लेंगे। हमने ले लिया BD चाप। क्या कर ले लिया, देखो दोस्तों हमने ये BD चाप ले लिया। क्या ले लिया, BD चाप। अब इस BD चाप को यहाँ बिंदु B पर रखते हुए हम ऐसे, जो रेखा हमने आगे तक बढ़ाई थी, इसे हम ऐसे काट देंगे। क्या कर देंगे, इसे हम ऐसा काट देंगे। तो यहाँ पर ये जो काट रहा है, इसे हम मान लेंगे बिंदु E मान लो। इसके मान लिया हमने बिंदु E। क्या मान लिया, E। तो जो हमारा ये बिंदु E है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है √9.3 संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा पर है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारी जो BD थी, क्या थी, BD बराबर है किसके, BE, यानी BD बराबर B कितना निकला हमारा, √9.3। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, संख्या रेखा पर दर्शानी थी। कितना ईजी था ना। हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले AB क्या ली थी हमने, पटरी से 9.3 लिया था और उसको बनाया। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया, यानी 10.3, यानी हमने A से लेकर C तक एक लाइन खींची थी। फिर A से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। फिर AC का हमने क्या किया दोस्तों, प्रकार की सहायता से इसको अर्धक किया। अर्धक करने के बाद यहाँ पे केंद्र O पर काटा। केंद्र O के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर प्रकार की नुक रखी और यहाँ C पर चाप दिया, अर्धवृत्त बना दिया। और जो हमारे बिंदु B था, इस पर हमने 90 अंश का कोण बना दिया। 90 अंश का कोण बनाया तो ये अर्धवृत्त को एक यहाँ पर एक प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे, बिंदु D पर। तो जो हमारे अब B और D है, तो यहाँ से B से लेकर D तक की दूरी कितनी निकली, √9.3।
तो हमने क्या किया, प्रकार के नोक को बी पर रखा और डी बी डी चाप लिया। इसे हमने क्या किया, संख्या रेखा पर जो हमने आगे बढ़ा दिया इसको काट दिया। तो ये क्या हो गया, बी से लेकर ई तक, जो हमें यहाँ पर एक अलग बिंदु पे काटा है, हमने ई मान लिया था। तो बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है जी हमारी, अंडर का 9.3। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे मैं आप सिद्ध करके भी दिखा सकता हूँ। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा संख्या रेखा अंडर 9.3 के लिए कैसे सिद्ध करेंगे कि ये इतनी ही दूरी अंडर के 9.3 क्यों आई है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें नहीं कहा गया है कि हमें सत्यापित करना है, तो हमें इतना ही कर देंगे तो हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं हम अगला सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। क्या करना है, हमारे पास जो 4 क्वेश्चन दे रहे हैं इनका हमें परमीकरण करना है। क्या करना है दोस्तों, परमीकरण। आइए हम इसका परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें लिखा है हरों का परमीकरण, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नीचे की संख्या होती है इसका क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। यदि सिंगल संख्या है तो इसका हम ऊपर नीचे गुणा कर देते, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और क्या होता है, यदि हमें संख्या जैसे मान लो यहाँ पे अगला सवाल है, इसमें लिखा अंडर का 7 - 6, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यदि नीचे लगा है माइनस का चिन्ह तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और यदि प्लस का होता है तो हम ऊपर नीचे माइनस से कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाले करते हैं, इसका परमीकरण क्या करेंगे, 1/अंडर के 7 गुणा हो जाएगा अंडर के 7 बटे से अंडर के 7। तो जब अंडर 7 का गुणा होगा 1 में कितना आएगा, अंडर का 7, और जब अंडर 7 को अंडर 7 कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 7। कितना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/अंडर 7 - 6। तो मैंने क्या कहा है, जब हरों का हम परमीकरण करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1/7 1/अंडर का 7 माइनस के अंडर का 6, ये जो होता है लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम प्लस से गुणा करेंगे, यानी 7 अंडर का 7 प्लस अंडर का 6 गुणा करेंगे ऊपर, और अंडर का 7 प्लस अंडर का 6 का गुणा करेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, तो जब अंडर 7 का गुणा होगा इसमें, इस पूरे का कोष्टक का इसका होगा इसमें गुणा 1 में, ये तो संख्या जब कितने आ जाएगी, यानी अंडर के 7 प्लस अंडर के 6। ठीक है, क्या आ जाएगी। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर का 7 एक कोष्टक में देख रहे हैं हम, इसमें लिखा है एक कोष्टक में -b और दूसरे कोष्टक में a+b। तो सूत्र बन जाएगा, किसका सूत्र बनना है, a+a² - b² का। तो इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो अंडर 7 का स्क्वायर माइनस अंडर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा अंडर का 7 प्लस अंडर का 6, और बटे में जब अंडर 7 का 2 बार गुणा होगा कितना आएगा 7 माइनस अंडर 6 गुणा अंडर 6 करेंगे कितना आएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास बचा रहेगा अंडर का 7 प्लस अंडर का 6, और जब 7 में 6 जाए कितना बचेगा 1। तो आप 1 का भाग इसमें करो तो वही कोई संख्या मिल जाएगी, यानी अंडर का 7 प्लस अंडर का 6। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/अंडर के 5 प्लस अंडर के 2। इसका परमीकरण करेंगे तो क्या, नीचे प्लस का चिन्ह है, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से हम गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर का 5 प्लस अंडर का 2। पहला तो जब करता हूँ इसमें हम कर देंगे, अब चिन्ह बदल देंगे। तो अंडर का 5 माइनस अंडर का 2, ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम इससे गुणा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ऊपर तो 1 का गुणा होगा तो ये पूरा जम खत्म रहेगा, अंडर का 5 माइनस अंडर का 2 बटा। आप देख सकते हैं कि पहले कोष्टक में क्या लिखा है a+b और दूसरे कोष्टक में क्या लिखा है a-b। तो सूत्र बन जाएगा अंडर 5 का स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b² का। तो ऊपर क्या होगा, जम खत्म रहेगा, अंडर का 5 माइनस अंडर का 2, और नीचे बटे में कितना आ जाएगा, अंडर 5 गुणा होगा तो ये आएगा 5 माइनस अंडर 2 गुणा अंडर 2। ठीक है, तो ऊपर का संख्या तो जब कितना रहेगा, अंडर 5 माइनस अंडर का 2, और जब 5 में से 2 जाए कितना आएगा 3। इतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, 1/अंडर 7 माइनस का 2। तो ये पहला तो जब कितना लिखेंगे, नीचे चिन्ह का है माइनस का, ऊपर नीचे किससे कहाँ गुणा कर देंगे, प्लस से। तो 7 अंडर का 7 प्लस 2, अंडर का 7 प्लस 2 इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा इसमें, तो ये तो जब कितना आएगा, यानी अंडर का 7 प्लस 2, और बटे में देखो एक क्या हो रहा है, पहले कोष्टक में -b दूसरे कोष्टक में a+b बनना है सूत्र। इसमें भी क्या हो जाएगा, अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर जब कितना रहेगा, अंडर का 7 प्लस 2, और बटे अंडर 7 कितना आएगा 7 माइनस 2 दूना 4। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर के 7 प्लस 2, और इसके बटे में जब 7 में 4 जाएगा कितना आएगा 3। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा
आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ क्या होता है, हमारी अभ्यास खत्म होती है। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी प्रश्नावली 1.4 थी, तो इसका जो 5वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था इसका, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी अभ्यास खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है। और यदि सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।